नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2018 का ये पर्यावरण अध्ययन का पेपर है, जो कि 1 से लेके 5th तक यानी प्राइमरी लेवल का है। और इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो 28 तारीख से एग्ज़ाम जो स्टार्ट हैं, उसमें ज़्यादा करके एनसीएफ 2005 से ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे बताना है आपको, पूर्व और पश्चिम होगी या फिर पश्चिम और पूर्व होगी या फिर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम होगी। तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम होगी। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है तथा गोवा की स्थिति दक्षिण पश्चिम की ओर है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, या फिर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सी है आपका, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। और डी है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में धीमी होगी? तो जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तब धीमी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल है, ये चित्रण कौशल है, या स्थितीय कौशल है, या फिर ग्राफिक कौशल है? तो ये आपका चित्रण यानी कि मैपिंग स्किल है, चित्रण कौशल है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो आपका एनसीएफ 2005 होगा, या फिर एनसीएफ 1988 होगा, या एनसीएफ 2000 होगा, या एनसीएफ 1975 होगा? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनसीएफ 2000। किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत, ये याद रखना, एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो ये 2000 में की थी। ये देख लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। एनसीएफ 2000 में राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। इससे पूर्व राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 1975 और 1988 में पर्यावरण को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने की सिफारिश की थी, परंतु मतलब कि पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने की सिफारिश की थी एनसीएफ 1975 और 1988 ने। उसमें प्रस्तावित था, परंतु उसमें प्रस्तावित था कि पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 1 और कक्षा 2 में इसमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। वह कक्षा 3 से 5 तक इसे पर्यावरण भाग 1 तथा पर्यावरण भाग 2 के रूप में क्रमशः सामाजिक अध्ययन और विज्ञान पृथक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में पृथक पृथक न करके समेकित रूप से पढ़ाने की सिफारिश की गई है। अतः विकल्प यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 2000 में समेकित रूप से पढ़ाने की सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है?
स्थानांतरित खेती, यानी एक बार जहाँ पे कर ली जाए तो उसमें दोबारा कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं और फिर पुनः करते हैं, जिसे झूमिंग खेती कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तो यही सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही आपका मिजोरम आता है और मिजोरम में ये खेती काफ़ी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, नदी बांधों से उत्पन्न जलविद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। ये सही है कि हो सकते हैं, ये आपका बी भी सही है, ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, लेकिन इससे जल विद्युत सुविधाओं में बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शन डी है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो यहाँ पे असत्य पूछा है तो ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या फिर जलवाष्प है या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख 3 हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन आदि ये हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो ऑप्शन ए है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तो यही सही हो जाएगा। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ये देखिए, ये है हिमालय, यहाँ पे कम वर्षा होती है। भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में होते हैं, इसलिए यह मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। ये बहुत कम बारिश लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? यानी कि ये ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप सभी को पता होगा कि इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ताजमहल के आसपास स्थित रबर और ऑटोमोबाइल केमिकल फैक्ट्रियों, जैसे कि मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है, उसके कारण वातावरण में विषैले गैस सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। वर्षा होने पर यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।